हमको क्वेश्चन दिया है y1 इक्वल टू कॉस x1, y2 इक्वल टू साइन x1 कॉस x2, y3 इक्वल टू साइन x1 साइन x2 कॉस x3। y4 के बारे में बात करें तो वो किस तरह से लिखा होगा, आप पैटर्न ऑब्जर्व करो। y2 में क्या है साइन x1 कॉस x2, y1 में क्या है कॉस x1, y3 में क्या है साइन x1 साइन x2 कॉस x3। तो y4 में क्या होगा साइन x1 साइन x2 साइन x3 कॉस x4। ठीक है, अब देखो ऐसे ही टर्म आगे बढ़ता रहेगा। फिर क्या करेंगे, अगर वाई एन के बारे में बात करें तो स्टार्ट तो साइन x1 से होगा, फिर साइन x2 साइन x3 साइन x4 कहाँ तक जाएगा, साइन एक्स एन माइनस वन तक जाएगा। जब y3 है तो साइन कहाँ तक गया है, 2 तक गया है। y2 है तो साइन कहाँ तक गया है, 1 तक गया है। y1 है तो साइन कहाँ तक गया है, 0 तक गया है, अब तो गया ही नहीं है। जब yn है तो साइन कहाँ तक जाएगा, n माइनस वन तक, और उसके बाद क्या कॉस एक्स एन। ठीक है, चल ठीक है। हमको क्या निकालना है, फाइंड द जैकोबियन ऑफ एक्स y1 y2 y3 डॉट डॉट yn विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। ठीक है, तो देखो सिंपली हम कहने का मतलब हमको निकालना है डेल y1 y2 y3 डॉट डॉट yn अपान डेल x1 x2 कॉमन लगा देना। ठीक है, x3 डॉट डॉट xn, इसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, बड़े से डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, जो क्या होगा n क्रॉस n का बनेगा। थोड़ी सी वैल्यूज लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, डेल y1 अपान डेल x1 का वैल्यू निकालेंगे, फिर डेल y1 अपान डेल x2 का वैल्यू निकालेंगे, फिर डेल y1 अपान डेल x3 डेल y1 अपान डेल x4, फिर क्या करेंगे लास्ट में क्या मिलेगा हमको, डेल y1 अपान डेल x n का वैल्यू मिलेगा। फिर क्या करेंगे, डेल y2 अपान डेल x1 का वैल्यू निकालेंगे, डेल y2 अपान डेल x2, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। डेल लास्ट में डेल y2 अपान डेल xn का वैल्यू मिलेगा। ऐसे ही नीचे डेल y3 अपान डेल x1 डेल y3 अपान डेल x2, आगे करेंगे डेल y3 अपान डेल xn। लास्ट में जाते जाते क्या करेंगे, हमको डेल yn के बारे में बात करेंगे, डेल yn अपान डेल x1, फिर क्या करेंगे डेल yn अपान डेल x2 डेल yn अपान डेल x3, आगे बढ़ते रहेंगे कहीं पे डेल yn अपान डेल xn का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन सभी को बड़े से डिटरमिनेंट के अंदर रख के सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू मिलेगा वही क्या होगा, जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 y डॉट डॉट yn विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का रिजल्ट होगा। ठीक है, तो देखो ये n क्रॉस n का डिटरमिनेंट है, इसको आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो हमने क्या करा हुआ है, इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उसके ऊपर एक थ्योरम दिया हुआ है, उसका एक हमने अलग से क्लिप बनाया है, उसको पहले यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं जैकोबियन के एडवांस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं, बीच में ये क्लिप क्यों डाला, क्योंकि हम दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, दोनों में यूज को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन से बात करते हैं। जैसे देखो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ y1 इक्वल टू समथिंग, y2 इक्वल टू y3 y4 का वैल्यू दिया, चलो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, हमको y1 दिया हुआ है cos x1, y2 दिया हुआ है sin x1 cos x2। ठीक है, y3 दिया हुआ है हमको sin x1 sin x2 sin और ना cos x3, और y4 भी मान लेते हैं ऐसे ही हम, क्या मिलेगा वो sin x1 sin x2 sin x3 cos x4, और ऐसे ये टर्म आगे बढ़ता रहेगा। अगर हम बात करें yn के बारे में तो वो भी क्या होगा, स्टार्ट होगा sin x1 से, फिर sin x2 तक जाएगा, sin x3 sin x4 sin x5 कहाँ तक जाएगा, जहाँ भी टर्म है उससे कम तक आने का मतलब ये sin x n माइनस वन तक जाएगा, फिर क्या मिलेगा हमको cos x n मिलेगा। ऐसे ये टर्म आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो देखो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन और इस तरह के कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं और क्वेश्चन का पूछ रहा है फाइंड जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 डॉट डॉट yn विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इन सभी को u1 u2 लिख लेते हैं, क्योंकि देखो जो हमने थ्योरम बुक में लिखा था ना उसने u1 u2 यूज किया था, ये क्वेश्चन में y1 y2 y3 यूज किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम वही यूज कर लेते हैं क्योंकि थ्योरम से मैच करेगा तो थोड़ा फील मिलेगा। ठीक है, u4 कर लो,
और इसको यू एन कर लो, ठीक है। ये जैकोबियन का सिंबल है। तो देखो अगर हम बात करें इसके बारे में, इस वैल्यू के बारे में, इसको भी U1 U2 U कर लो, U1 U2 U3 डॉट डॉट UN कर लो, ठीक है। तो वो पूछ क्या रहा है, जैकोबियन ऑफ U1 U2 U3 डॉट डॉट UN विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। करने का मतलब इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसके वैल्यू के बराबर लिख सकते हैं, डेल ऑफ U1 U2 U3 डॉट डॉट UN अपॉन डेल x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। और ये वैल्यू किसके बराबर लिखा जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, U1 को उठाएंगे, x1 से डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे हम डेल U1 अपॉन डेल x2 का वैल्यू निकालेंगे, फिर डेल U1 अपॉन डेल x3 का वैल्यू निकालेंगे। ऐसे क्या कर देंगे, आगे के सभी टर्म निकालेंगे, लास्ट में हमको क्या मिलेगा, इसको चलो हम फिर से लिख लेंगे, ठीक है। लास्ट में हमको मिलेगा कहीं पे डेल U1 अपॉन डेल xn, फिर क्या करेंगे, दूसरे को उठाएंगे, डेल U2 अपॉन डेल x1, फिर क्या U2 अपॉन डेल x2, डेल U2 अपॉन डेल x3, ऐसे ही डेल U2 अपॉन डेल x4, आगे बढ़ते रहेंगे, कहाँ तक जाएंगे, डेल U2 अपॉन डेल xn। ऐसे ही 3 में करोगे, 4 में करोगे, 5 में करोगे, और लास्ट में भी देखो यही होने वाला है, डेल UN अपॉन डेल xn। जब ये लास्ट वाला क्वांटिटी उठाएंगे उसको पहले x1 से डिवाइड करेंगे, फिर x2 से, फिर x3 से, आगे बढ़ते रहेंगे, तो लास्ट में क्या करेंगे, xn से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, जो बड़ा सा डिटर्मिनेंट बन रहा है इसी के वैल्यू का फाइंड करोगे, ठीक है। तो देखो ये n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट बन, n क्रॉस n का चलो मान लेते हैं कि हाँ n क्रॉस n का ही होगा, क्योंकि हमारे पास n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट है, तो आसानी से सॉल्व तो होगा नहीं। अगर 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 का होता, मैक्स टू मैक्स 4 क्रॉस 4 का भी होता तो आराम से कर सकते हो, कुछ हद तक 4 क्रॉस 4 का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कुछ हद तक तो कर ही सकते हो। लेकिन ये n क्रॉस n का है, और सभी वेरिएबल के टर्म में बात चल रही है, तो उसको और डिफिकल्ट हो गया निकालना। तो क्या करते हैं, जो बुक में थ्योरम दिया हुआ है उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो थोड़े से क्वेश्चन के साथ बात करते हैं कि ये थ्योरम आया कहाँ से, थोड़ा बहुत फील मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो हमको U1 कितना दिया था, cos x1। हम पहले क्या करते हैं, डेल U1 अपॉन डेल x1 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो कितना मिलेगा, cos का माइनस का साइन x1 मिलेगा, कहने का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी मिलने वाली है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, डेल U1 अपॉन डेल x2। तो डेल U1 अपॉन डेल x2 का वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ पे x1 की क्वांटिटी है, तो ये क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। यहाँ पे 0, x3 के रिस्पेक्ट में करोगे U1 को, वो भी 0, xn के रिस्पेक्ट में करोगे, वो भी 0। करने का मतलब पहले रो के अंदर एक टर्म को छोड़ के, शुरुआत का एक टर्म को छोड़ के आगे वाले सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जब हमारे पास क्वेश्चन क्या इस तरह से दिया है, ठीक है, जब हमारे पास क्वेश्चन जो था U1 U2 U3 वो क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया था, तब जब आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जाओगे तो पहले रो के अंदर पहला पार्ट को छोड़ के बाकी सभी 0 होने वाले हैं, ठीक है। तो थ्योरम क्या दिया हुआ है साथ में पढ़ लेते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन U1 U2 U3 डॉट डॉट UN है, जैसे हमने लिखा हुआ है U1 U2 U3 डॉट डॉट UN ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो वेरिएबल किस तरह से दिया हुआ है, U1 इक्वल टू f1 x1, U1 इक्वल टू cos x1, U2 इक्वल टू हमको क्या दिया था, U2 इक्वल टू साइन x1 cos x2। देखो कुछ इसी तरह से मैच कर रहा है, U2 इक्वल टू f2 ऑफ x1 x2, दो चीज प्रोडक्ट में है। और फिर क्या हमारे पास जो U3 दिया था, वो क्या दिया था, साइन x1 साइन x2 cos x3 दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो U3 किस तरह से दिया हुआ है, 3 चीज प्रोडक्ट में ऐसा दिया हुआ है। तो देखो जब हमारे पास इस तरह से वैल्यू मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली इनको जैकोबियन के फॉर्म में लिखना चाहें तो पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, उसको डिटरमिनेंट के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह को इन सबको सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, थ्योरम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको भूल जाओ, हम क्वेश्चन के टर्म में बात कर लेते हैं, ठीक है। जब हमारे पास फंक्शन U1 U2 U3 डॉट डॉट UN दिए हो और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस तरह से दिए हुए हैं, तो उनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो देखो ये हो गया सेकेंड टर्म के बारे में। फिर क्या करोगे, ना ये तो पहले भी बात की ना। अब बात करते हैं U2 के बारे में। तो U2 क्या था हमारे पास, साइन x1 cos x2 था, ठीक है। क्या करो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालो, तो x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो अपॉन डेल x1, ठीक है। x1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वाला चीज होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो क्या मिलेगा, cos x1 cos x2। करने का मतलब यहाँ पे हमको कोई क्वांटिटी मिलने वाली है। अब क्या करते हैं, ये U2 को x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो cos का क्या मिलेगा, माइनस का साइन x2 मिलेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो साइन x1 साइन x2 और एक माइनस का साइन बाहर आने वाला है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे भी क्वांटिटी मिलने वाली है।
अब इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब इसको u3 के रिस्पेक्ट x3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो कितना मिलेगा 0, क्योंकि x3 यहाँ पर है ही नहीं, तो ये मिल गया 0। अब ऐसे ही x4 के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो u2 को डिफरेंशिएट हो गए 0। ऐसे ही क्या डेल u2 अपन डेल xn करोगे, कहने का मतलब u2 को xn के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वो भी कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ये खत्म। अब बात करते हैं u3 के बारे में। तो u3 कितना था, sin x1 sin x2 cos x3 था, ठीक है। तो देखो इसके अंदर आप अगर क्या करोगे, डेल u3 अपन डेल x1 निकालोगे तो साइन का cos होने वाला है, ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर क्या करेंगे, अगर हम डेल u3 अपन डेल x2 का वैल्यू निकालेंगे तो साइन का cos होने वाला है, ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे। फिर क्या डेल u3 अपन डेल x3 का वैल्यू निकालेंगे तो cos का माइनस साइन होने वाला है, ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे। कहने का मतलब तीसरे रो के अंदर ये तीनों क्वांटिटी बच गई, जीरो नहीं हुई। अगर आप क्या करते हैं, इसके आगे वाला टर्म, इसके आगे वाला टर्म कौन सा होगा, डेल u3 अपन डेल x4। अब क्या करो, अपने u3 को sin x1 sin x2, ठीक है, u3 को x4 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है ही नहीं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ ऑब्जर्व हो रहा है पैटर्न, पहले रो के अंदर आगे का एक टर्म को छोड़ के बाकी सभी 0, दूसरे रो के अंदर आगे के 2 टर्म को छोड़ के बाकी सभी 0, तीसरे के अंदर आगे के 3 टर्म को छोड़ के बाकी 0, चौथे टर्म के अंदर क्या होगा, अगर हम बात करें u4 के बारे में तो u4 को हमने क्या लिखा था, साइन x1 साइन x2 साइन x3 cos x4। अगर हम क्या करेंगे, डेल एक लाइन और देख लो, u4 अपन डेल x1 का वैल्यू निकालोगे तो कुछ वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि साइन का cos होने वाला है, ये सभी मल्टीप्लाई में। फिर क्या डेल u4 अपन डेल x2 निकालोगे तो ये भी मिलने वाला है, साइन का cos होगा, ये सभी मल्टीप्लाई में। डेल u4 अपन डेल x3 ये भी बचेगा, डेल u4 अपन डेल x4 ये भी बचेगा। डेल x4 की बात चल रही है ना, यहाँ पे cos x4 है तो cos का माइनस साइन होने वाला है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है। अब क्या करेंगे, डेल u4 अपन डेल x5 के बारे में बात करेंगे तो ये 0 होने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे x5 है ही नहीं, ठीक है। तो देखो चौथे रो में क्या होगा, शुरू के 4 टर्म बचे, फिर जो 0 स्टार्ट होना, 0 होना स्टार्ट होगा जो लास्ट तक रहेगा। अब ऐसे ही क्या करेगा, अगर हम n टर्म के बारे में बात करें तो उसमें क्या होगा, सभी टर्म बचे रहेंगे। पहले रो में 1 टर्म बच रहा है, दूसरे में 2 टर्म, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, ऐसे ही nth वाले रो के अंदर सभी टर्म बच जाएंगे, ठीक है। जब क्या करोगे, अब n टर्म तक निकाल कर देखोगे कॉपी में तो हमको सभी टर्म मिल जाएंगे, ठीक है। कॉपी में मत लिखा लो, आप ऐसे ही पैटर्न से ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। तो देखो आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करो कि जितने भी हमारे पास डायगोनल के उधर हैं, डायगोनल के ऊपर है, वो सभी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, और डायगोनल के नीचे वाले क्या हो रहा है, बच जा रहे हैं, और डायगोनल के एलिमेंट्स भी बच रहे हैं। ये हमारे पास देखो, ये क्या है, डायगोनल के एलिमेंट है ना, ये u1 x1 u2 x2 u3 x3 u4 x4, ये सभी क्या डायगोनल के एलिमेंट्स है, u5 x5 un xn, ये सभी क्या डायगोनल के एलिमेंट है, ये भी बच जा रहे हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये जो आपका बड़ा सा डिटरमिनेंट बन रहा है, उसको सिंपली आप सभी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके पा सकते हैं। उसका जो भी बड़े से डिटरमिनेंट का वैल्यू है, उसको इन सभी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके पा सकते हो, ठीक है। अब देखो यार, हमारे बुक में इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसने डायरेक्टली बोल दिया है कि अगर हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट इस तरह से बन रहा है कि हमारे पास डायगोनल को लेके और नीचे वाले बचते हैं और ऊपर वाले खत्म हो जाते हैं, तो इस बड़े से डिटरमिनेंट को सिंपली आप उनके सभी के डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर लिख सकते हो। कहने का मतलब ये जो बड़ा सा जैकोबियन था, जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3 टोटल un, उसको सिंपली आप इतने के बराबर लिख सकते हो, क्योंकि आगे ऊपर उधर वाले 0 जा रहे हैं और इधर वाले बच रहे हैं, ठीक है। तो देखो प्रूफ तो हमको भी नहीं पता कैसे होगा, जब कभी पीजी हम भी करेंगे, पता नहीं अभी करना तो छोड़ो। तो देखो जब भी अगर हमको आगे समझ में प्रूफ कैसे हो तो आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल तो कितना जानते रहो कि एक थ्योरम बुक में दिया है, उसका प्रूफ नहीं दिया है। बस अगर कोई भी अगर ऐसा इस तरह का डिटरमिनेंट बनता है कि ऊपर वाले 0 और नीचे वाले बचते हैं, तो क्या करो, सिंपली इतने के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आया तो एक बात जान लो, कई बार कई चीज़ें यहाँ पे आती है, कई बार यहाँ पे आती है। जो यहाँ पे आता है उसको समझना पड़ता है, जो यहाँ पे आता है उसको समझना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सपोज करो ये यहाँ पे आया, ठीक है, ये जैसा भी है उसको मान लो, ठीक है। चलो तो ठीक है, आपने वो क्लिप देखा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि
कि अगर आपका कोई भी डिटरमिनेंट n क्रॉस n का बनता है और वो इस तरह से दिया हुआ है y1 इक्वल टू कॉस x1, y2 इक्वल टू, मतलब दो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में, y3 में तीन चीज़ मल्टीप्लाई में, y4 में चार चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली डेल y1 अपान डेल x1, क्योंकि यहाँ पे y के टर्म में बात चल रही है, इंटू डेल y2 अपान डेल x2 इंटू डेल y3 अपान डेल x3 इंटू डेल y4 अपान डेल x4, खाने का मतलब लास्ट में जाते जाते डेल yn अपान डेल xn के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाई डिटरमिनेंट का रिजल्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यही सभी वैल्यूज को निकाल लेते हैं, बड़े डिटरमिनेंट को छोड़ दो। ठीक है, तो हमको पहले बात करते हैं डेल y1 अपान डेल x1 के बारे में। ठीक है, तो y1 कहाँ पर है, यहाँ पे x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो माइनस का साइन x1 मिलेगा, कॉस का माइनस साइन, फिर क्या डेल y2 अपान डेल x2, और y2 को करो x2 के रिस्पेक्ट में, तो साइन क्या हो, साइन x1 क्या हो जाएगा कांस्टेंट, कॉस का क्या मिलेगा माइनस का साइन। ठीक है, तो साइन x1 कांस्टेंट मिला और कॉस का माइनस का साइन, माइनस का यहाँ पे हो गया x2 मिल गया। ऐसे ही डेल y2 अपान डेल x3 निकालते हैं, सॉरी y3 अपान डेल x3 निकालते हैं इसका वैल्यू। ठीक है, तो y3 यहाँ पर है, x3 यहाँ पर है, ये दोनों कांस्टेंट, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन x1 साइन x2 साइन x3। ठीक है, तो क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को हटा देते हैं, उसका काम नहीं है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अगर हम y4 के बारे में बात करें, डेल y4 अपान डेल x4, तो इसके लिए क्या करोगे, सिंपली अब y4 वाले टर्म के अंदर जहाँ पे भी x4 है उसको करोगे तो क्या मिलेगा आपको, y4 का वैल्यू अगर हम लिखना चाहें इसके रिस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे हम, साइन x1 साइन x2 साइन x3, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, cos x4 लिखेंगे क्योंकि y4 चलना है, तो लास्ट में cos वाला टर्म आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे x4 के रिस्पेक्ट में, तो ये तीनों टर्म कांस्टेंट, साइन x1 साइन x2 साइन x3 कांस्टेंट, माइनस का साइन यहाँ बाहर और साइन x4 होने वाला है। ठीक है, करने का मतलब यही से हमारे हमको सीरीज आगे मिलती रहेगी, हर जगह पे हमको एक माइनस मिलने वाला है, हर जगह पे एक माइनस मिलने वाला है और हर जगह पे हमको साइन का टर्म मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही yn के बारे में बात करते हैं कि yn किसने के बराबर होगा, डेल yn अपान डेल xen के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो माइनस का साइन तो मिलेगा। ठीक है, फिर क्या स्टार्ट होगा कहाँ से, साइन x1 साइन x2 साइन x2 साइन x3 साइन x4, देखो हम y4 के बारे में बात, सॉरी y4 को डिफरेंशिएट कर रहे थे x4 के रिस्पेक्ट में, तो साइन x4 तक मिला, y3 को डिफरेंशिएट किए x3 के रिस्पेक्ट में, तो साइन 3 तक मिला, 2 को किए 2 के रिस्पेक्ट में, तो 2 तक मिला। तो हम क्या करेंगे, n को n के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कहने का मतलब yn को xn के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कहाँ तक जाएगा, ये साइन xn तक जाएगा। बस क्या करो, सभी चीज़ को साथ में लिख लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस बड़े से जैकोबियन, चलो क्वेश्चन हटाते हैं। ठीक है, तो जैकोबियन ऑफ ये चलो यहाँ पे लिखते हैं, कितना मिलेगा, सिंपली माइनस का यहाँ पे है, तो माइनस का साइन, माइनस कितना होगा, चलो साथ में पहले एक बार लिखते हैं। ठीक है, माइनस का साइन x1, फिर क्या माइनस साइन x1 साइन x2, फिर क्या मिलेगा हमको, माइनस का साइन x1 x2 x3, फिर क्या माइनस का साइन x1 x2 x3 x4, ऐसे ही आगे टर्म बढ़ता रहेगा, लास्ट में n वाला टर्म कौन सा है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस का साइन x1 से स्टार्ट होगा, फिर x2 x3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, साइन xn तक जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास आंसर तो आ चुका है, बस इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, जिस तरह से बुक में दे रखा है उसी तरह से लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास n अलग अलग टर्म है, यहाँ पे देखो x1 है, इसमें देखो x2 है, इसके आगे वाले जो टर्म होगा उसमें जो वाला ब्रैकेट होगा उसमें क्या होगा, x3 होगा, इसके आगे वाले में x4 होगा, ऐसे ही देखो लास्ट वाले में xn है। खाने का मतलब हमारे पास n अलग अलग टर्म है, तो ये जो माइनस का साइन भी है वो भी क्या होगा, n बार होगा, तो हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं सभी माइनस को। ठीक है, तो अब ऐसा लिख लो, -1 के पावर n, ये बाहर हो गया, -1 कितने बाहर है, n बार है, यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे एक माइनस, कितने बार, n बार माइनस है, वो बाहर हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, साइन x1 एक, साइन x1 2 बार, साइन x1 यहाँ पे भी होगा, साइन x1 यहाँ पे भी होगा, साइन x1 लास्ट में भी है। ठीक है, तो हम लिखते हैं साइन x1 के पावर में n,
क्योंकि साइन x1 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसने यहाँ से स्टार्टिंग करी और हर ब्रैकेट में वो आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं साइन x2 के बारे में। ठीक है, तो देखो साइन x2 इसमें ना है। ठीक है, साइन x2 स्टार्ट कहाँ से हुआ, दूसरे ब्रैकेट से। ये पहला ब्रैकेट था, ये दूसरा ब्रैकेट था, ये दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, चौथा, पांचवा, ये nth वाला ब्रैकेट है। ऐसा सपोज ये nth वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट है nth वाला, ऐसा सपोज करो। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट में साइन x2 ना है तो क्या करेंगे, सेकंड से स्टार्ट करेंगे। इसमें होगा, इसमें भी होगा साइन x2, इसमें भी साइन x2 होगा, लास्ट वाले में भी साइन x2 होगा। तो कि साइन x2 कितने बार होगा, n-1 बार होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, n-1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको सही से लिख लेना। ठीक है, साइन के पावर वो भी सही था। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई ही तो करना है, स्क्वायर मल्टीप्लाई ही तो करना है इतने टाइम्स। ठीक है, x2, चलो आगे ही लिखो। ठीक है, ऐसे मिल जा रहा है। ठीक है, n-1 लेना। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, साइन x3 के बारे में बात करते हैं। साइन x3 तो वो देखो वो कितने बार होगा, साइन x3 का स्टार्ट कहाँ से हुआ, तीसरे ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ, तो वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n-2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दो टर्म में वो शुरू के दो टर्म में उसका कोई भी रोल नहीं है। तो साइन x3 की पावर n-2 मिलेगा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, साइन xn के पावर, साइन xn के पावर 1 मिलेगा। कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करो। ठीक है, n-1 है, n-2 है, n-3 होगा, n-4 होगा, n-5, n-6, n-7, n-8, n-9, n-10, कहीं पे n-n होगा। n-n का मतलब 0, किसी के भी पावर 0 मतलब क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, करने का मतलब हमको साइन x की पावर n एक ही बार मिलेगा। ठीक है, उसको किसी की पावर 0 उससे मत समझो। ठीक है, आप ऐसे समझो, साइन xn कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, तो साइन xn सिर्फ यहीं पे आने वाला है, लास्ट वाले ब्रैकेट में, और सिर्फ लास्ट में ही आने वाला है। ठीक है, जैसे बात करें साइन x1 के बारे में, तो वो पहले ब्रैकेट में भी आया, दूसरे में भी आया, तीसरे में आया और सब में आया, इसलिए उसको हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई करा है। साइन x2 को n-1 टाइम मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि वो पहले में नहीं है लेकिन सभी ब्रैकेट में आ रहा है। साइन x3 को n-2 टाइम मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि हमने देखा कि वो शुरुआती के दो ब्रैकेट में नहीं आ रहा है, दो टर्म में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे के सभी टर्म तीसरे टर्म से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, n क्या है, n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म इंडिकेट करता है, ये बात याद रखना, क्योंकि डिटरमिनेंट n क्रॉस n का था। ठीक है, और हमारे पास वेरिएबल थी, ये वेरिएबल भी n थे, x1, x2, x3, हमारे पास n वेरिएबल है अलग अलग। ठीक है, और क्या, अगर हम बात करें साइन xn के बारे में, तो वो क्या अकेला ही आएगा, सिर्फ अकेले आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखने में तो बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन एक थ्योरम की हेल्प से इतने जल्दी से सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो ठीक है।